Hello student, myself Bhupendra Singh Chauhan from Little Angel Senior Secondary School, Ganoda. Today we will study of class 12th Mathematics chapter 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स और ये आपके आईबीएसई बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है जिसमें एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए और एक आता है आपका 2 मार्क्स के लिए। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो स्पेशली लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए की गई। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर मैं बताऊं तो ये हो गया आपका 2x + 3y 5 और x - y 1। इस तरीके की जो लीनियर सिस्टम ऑफ ये दोनों लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यहाँ से x और y की वैल्यू इजीली सिंपली कैसे फाइंड करें उसके लिए इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो उसको खोजने के लिए तो अब हम आते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ते हैं। मैट्रिक्स होता क्या है? ठीक है, तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि हम कुछ नंबर्स लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कुछ नंबर्स ले लिए और अगर इसको इस तरीके से रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज कर लें तो इस फॉर्मेट को ही क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। चाहे वो कैसा भी हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में क्या होना चाहिए? अरेंजमेंट होना चाहिए। मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसको मुझे डिनोट करना है तो मैट्रिक्स को ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल A। ठीक है, इस मैट्रिक्स को कैपिटल A से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर दो तरीके से बातें हैं कि हम इसको इस तरीके से देखें कि देखो ये 1 2 एंड 3 और 4 5 एंड 6, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टली प्लेसमेंट जो हमने नंबर्स का किया है उसकी बात करते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टली प्लेसमेंट है उसको कहा जाता है रोज। उसको क्या कहा जाता है? रोज। एंड वर्टिकुलर प्लेसमेंट जो है उसको कहा जाता है कॉलम। क्या कहा जाता है? कॉलम कहेंगे उसको हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो 2 रोज है और क्या है? 3 कॉलम्स है। तो इस रो को अगर हम नाम दें तो इसको R1 रो और इसको क्या कह देंगे? R2 फर्स्ट रो सेकंड रो। कॉलम में भी अगर देखें तो C1 C2 एंड C3 इस तरीके से हम इनको कॉलम कह देंगे C1 C3 और C3। ठीक है, इसके अंदर जिन नंबर्स का अरेंजमेंट कर रहे हो 1 2 3 4 ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को कहा जाता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A। दैट 1 इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A, 2 इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A और इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वांटिटी इस मैट्रिक्स के अंदर आती है जो हमने अरेंजमेंट किया है उसमें रोज आते हैं, कॉलम्स आते हैं। इसके अलावा एक और क्वांटिटी यहाँ पर लिखी जाती है, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उस क्वांटिटी की बात करते हैं, उसको कहा जाता है ऑर्डर। व्हाट? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका क्या होता है? एक फिक्स ऑर्डर होता है। ऑर्डर कौन सा? तो ऑर्डर जो क्वांटिटी है उसको यहाँ लिखा जाता है, लेकिन होता क्या है? ऑर्डर इज बेसिकली व्हाट? तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ रोज मल्टीप्लाई कॉलम, रोज मल्टीप्लाई कॉलम। ठीक है, तो देयर इज क्या कि अगर हम सपोज करें कि रोज m है और कॉलम n है, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स व्हाट? m मल्टीप्लाई n। ठीक है, m क्या शो करेगा? नंबर ऑफ रोज। कॉलम क्या शो करेगा? n क्या शो करेगा? नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब देखो क्या, जैसे इसी मैट्रिक्स की मैं बात करूं यहाँ पर, इसी मैट्रिक्स में की मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज व्हाट? रोज मल्टीप्लाई कॉलम। रोज कितना? 2, कॉलम कितने? 3। तो इसका ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 2 × 3। क्या हो जाएगा? 2 × 3 हो जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मल्टीप्लाई कर दो, ये फॉर्मेट आपको m × n की फॉर्म में लिखना है जो शो करेगा कि यहाँ पर रोज 2 हैं और 3 क्या है? कॉलम्स हैं। उससे क्या बना हुआ है? मैट्रिक्स A बना हुआ है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स A को यहाँ पर फिर से मैं लिख लेता हूँ। ये रोज और कॉलम तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, लेकिन इसको डिनोट कैसे करेंगे? केवल अरेंज के फॉर्मेट में 4 5 और 6 इस तरीके से ये मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, और कभी-कभी इस ऑर्डर की भी हमको जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे हम क्या कर लेते हैं? हम यहाँ पर उसका क्या लिख लेते हैं? ऑर्डर लिख लेते हैं। तो ऑर्डर कितना हो गया? 2 × 3। ये इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। ठीक,
अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज व्हाट, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हो आप, m और n का मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो ये आपका शो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे वो आपका शो हो जाएगा। देखो जनरली कि 2 मल्टीप्लाई 3 कर लें तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया, 6 हो गया, और 6 इसके अंदर एलिमेंट काउंट कर लो कितने हो रहे हैं, 6 एलिमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या शो करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, क्या शो करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स इज व्हाट, mn, क्या करेंगे, mn, m क्रॉस n इज ऑर्डर बट mn इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये कुछ बातें थी। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि मैट्रिक्स को तो शो कर लिया, लेकिन अब ये 1, 2 और 3 इनकी पोजीशंस के बारे में अगर हमको देखना है तो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स की अंश के अंदर जो एलिमेंट रिप्रेजेंट किए उनको आप कैसे, तो उनकी पोजीशन को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा ए मैट्रिक्स, क्या पढ़ रहे हैं हम बेसिकली, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब मैंने एक मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर क्या है, आपकी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं और क्या है, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे, और 3 रोज हैं, तो देखो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 रोज हो गई, और यहाँ पर हो गए 1, 2 एंड 3 क्या हो गए, कॉलम। तो यहाँ पर नंबर्स आने वाले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन 9 पोजीशन पर एलिमेंट आने वाले हैं। उन एलिमेंट की अगर पोजीशन को एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता करनी है तो हम क्या करेंगे, देखो तो हमको पता है कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम हो गया आपका, ठीक है। तो इस पोजीशन को, स्पेशल पोजीशन को शो करना, यही है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे मैंने इस पोजीशन को कहा ए पोजीशन कह रहे हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन को जनरली लोकेशन करने के लिए ये R1 है, ये R2 और ये क्या है, R3 है, C1 और C2 और C3 है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इस पोजीशन लोकेशन को शो करने के लिए हमको क्या देखना है, रो देखनी है, और फिर क्या देखना है, कॉलम देखना है। पहले रो देखनी है फिर कॉलम देखना है। बोलो क्या है, फर्स्ट रो है तो यहाँ क्या लिख देंगे फर्स्ट, कॉलम भी कौन सा है, फर्स्ट। तो ये लोकेशन हो गई आपकी A11, इस पोजीशन पर जो वैल्यू होगी वो A11 हो जाएगी। इस पे देखो तो फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा, सेकंड है, तो हम इसको लिखेंगे 1, 2। फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा है, थर्ड है, तो इसको लिखेंगे A13, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर देखो तो इस तरीके से 2, 1 ये A22 हो जाएगा और ये A23 हो जाएगा। फिर देखो ये 3, 1 A32 और ये A33। तो इस तरीके से आप सारे हर एक मैट्रिक्स के लिए, एनी मैट्रिक्स फॉर एनी मैट्रिक्स वी कैन डिनोट एनी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स लोकेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, जैसे मैंने कहा 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स लिखा, इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स लिखा, इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से एलिमेंट हैं जिसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है। देख लो 2 रो 3 कॉलम, ठीक। अगर मैं इसमें पूछूं इस मैट्रिक्स के लिए A12 एलिमेंट कौन सा होगा, A12 एलिमेंट कौन सा होगा, आप कहोगे कि A12 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो देखनी, फर्स्ट रो ये रही और उसमें सेकंड कॉलम देखना है, तो सेकंड कॉलम ये रहा। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे जो नंबर आ रहा है वो हो गया आपका 3, यानी इसकी वैल्यू 3 हो गई। फिर हम कहेंगे A22 बता दो, ठीक है। तो क्या देखना है आपको, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहां पर हो रहे हैं। तो ये वाली जो पोजीशन की वैल्यू है वो क्या हो गया, A22, ठीक। अब मैंने ये पूछ लिया कि A32 क्या होगा, A32 क्या होगा, यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम है लेकिन थर्ड रो तो है ही, तो ये जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये जो शो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं आपके, तो बेसिकली व्हाट, एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, उनकी लोकेशन, उनकी पोजीशन को इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और बता लेते हैं कि B जैसे मैंने ले लिया, B जैसे ले लिया एक मैट्रिक्स जो कि 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। अगर इसमें मुझे हर एक की लोकेशन शो करनी है तो टोटल कितनी रोज है, देख लो 1, 2 रोज,
कॉलम कितने होंगे 1 2 3, टोटल कितने एलिमेंट होंगे 6 एलिमेंट। कहां कहां होंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से एलिमेंट होंगे। अगर मुझे फर्स्ट लोकेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी क्या हो जाएगा A11, ठीक ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा A12 A13, फिर A21 A22 A23। इस तरीके से हम इनकी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि इसके जैसा है, ठीक है। तो ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक मैट्रिक्स के लिए, जितने भी मैट्रिक्स आपके बनते हैं सबके लिए हम उनके एलिमेंट की लोकेशन को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मतलब ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो इसमें हमने कहा कि कोई भी मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स जो जिसका ऑर्डर जो है वो हम कह देते हैं m क्रॉस n, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n जो है वो उसका क्या है ऑर्डर है, ठीक है। m तो m क्या हो सकता है नेचुरल नंबर, और m क्या है रोज है ना, तो 1 2 3 4 रोज इतनी हो सकती है। n क्या है तो कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम एंड सो इस तरीके से आप कॉलम ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स बनाया A और उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हम करने वाले हैं। ध्यान से देखना कि हमने कहा कि m रोज है और n क्या है कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में m रोज है और n क्या है कॉलम्स है, m रोज है और n क्या है कॉलम्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पोजीशन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी फर्स्ट रो, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे चलते चलते फिर सेकंड रो हो जाएगी और फिर थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ऐसे करते चलते टोटल रोज कितनी है तो टोटल m लास्ट रो कौन सी हो जाएगी mth रो, कौन सी रो हो जाएगी mth, ठीक है। फिर इस तरीके से कॉलम में देखें तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ठीक है, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, इस तरीके से लास्ट कॉलम कितना हो सकता है n कॉलम से टोटल। तो यहाँ पर जो कॉलम हो जाएगा लास्ट वो हो जाएगा n कॉलम, ठीक। अब देखते हैं आगे कि अगर हम फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट आता है वो यहाँ आने वाला है, ठीक। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, ठीक। यहाँ पर देखें तो A12 हो जाएगा। ऐसे करते 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 अगर लास्ट पोजीशन पे जाएं तो A फर्स्ट रो 1 फर्स्ट रो ही है, लेकिन कॉलम कौन सा हो गया n, यानी कि हो गया 1 n। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो रहा है, फिर इस तरीके से सेकेंड रो और कॉलम कौन सा हो गया nth कॉलम हो गया, ठीक। इस तरीके से हम डिनोट करते करते अगर मैं यहां पर पहुंचूं इस पोजीशन पे, इस लोकेशन पे, तो क्या हो जाएगा आपका mth रो, कौन सी रो हो गई mth, कॉलम कौन सा हो गया फर्स्ट कॉलम, फिर mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम। इस तरीके से अगर इस पोजीशन पे पहुंचे तो देखो रो कौन सी है m, कॉलम कौन सा है n। इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। लेकिन हमको तो क्या चाहिए, अगर इसके बीच में किसी स्पेशल लोकेशन पे जाना है, मतलब मैं कहूं कि इसको 1 2 3 4 स्पेशल की बात करें तो हम कहेंगे ith रो, कौन सी रो ith रो की अगर बात करें तो ith रो पे क्या हो जाएगा बीच में, तो a रो कौन सी है i, कॉलम कौन सा 1, तो ये लोकेशन हो गई। रो कौन सी ले रहे हैं हम i और कॉलम कौन सा सेकंड, फिर रो कौन सी है तो इस तरीके से, और यहाँ पर रो कौन सी है i और कॉलम कौन सा है n। इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली हम एक और यहाँ पर कंसीडर करते हैं jth कॉलम की, किसी स्पेशल कॉलम की बात करते हैं, थर्ड कॉलम, फिफ्थ कॉलम, इस तरीके से जिसको रिप्रेजेंट करेगा ये j ओवरऑल सबको रिप्रेजेंट करेगा। तो jth कॉलम की बात करते हैं। तो jth कॉलम के लिए देखें तो रो कौन सी है फर्स्ट रो कॉलम j, तो ये हो जाएगा 1j, फिर 2j, और इस तरीके से यहाँ पर आते हैं देखो रो कौन सी ith और रो कौन सी आपकी ith रो और jth कॉलम, इस तरीके से शो गया। और लास्ट हो गया रो कौन सी है m और कॉलम कौन सा है j। तो इस तरीके से ये पूरा रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि हमने कहा कि ये फर्स्ट रो ये सेकेंड रो, फिर थर्ड रो फोर्थ रो फिफ्थ रो i कौन से नंबर पे होगा हमको आइडिया नहीं है, तो इसके बीच में कितने एलिमेंट है
उसको डैश डैश के फॉर्म में इस तरीके से शो कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर भी कर लेते हैं, देखो यहाँ पे भी देखते हैं, इसके बीच में आइडिया नहीं है हमको तो ये शो कर देते हैं, इसमें भी कर लेते हैं ये, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं ये और इस तरीके से हैट्स ऑफ के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आपका कंप्लीट हो गया। इसको हम कहते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें कितने भी ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो वो इसके थ्रू शो हो जाता है, ठीक है। तो हमने m क्रॉस n का लिया था। अब इसी मैट्रिक्स को एक ब्रीफ में, शॉर्ट में आप इसको खत्म कर सकते हैं कि यहाँ पर a i j, i रो, i इसको बताएगा सारे रोज को, सारी जितनी भी रोज हो सकती है 1 2 3 4 सबको रिप्रेजेंट करेगा, और j कॉलम ये सबको रिप्रेजेंट कर लेगा ना, j की वैल्यू 1 कर लो फर्स्ट कॉलम, j की वैल्यू 2 कर लो सेकंड कॉलम, और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक बात निकल कर आए कि जो i की वैल्यू है, i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज को, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो जो भी i की वैल्यू है। लेकिन i की जो वैल्यू है वो कहां से कहां के बीच लाई करेगी, तो i लाई इन 1 to m, i बिलोंग्स टू 1 to m, ठीक है। 1 to m के बीच में इसके नेचुरल नंबर हो सकता है कोई भी 1 2 3 4 5, ठीक। लेकिन अगर j की बात करें तो j जो है वो कहां होगा, तो j होगा 1 से n के बीच, j कहां होगा 1 से n के बीच। देख लो j क्या है, कॉलम, कोई भी कॉलम, तो 1 2 3 4 5 6 n तक हम उसकी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि n से ज्यादा तो अपने पास कॉलम है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम शो करेंगे, और उस मैट्रिक्स A को हम लिख देंगे मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर जो aij है वो ओवरऑल सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। i और j की डिफरेंट वैल्यू के लिए हम डिफरेंट एलिमेंट्स को शो कर सकते हैं, इसलिए इसको मैं ओवरऑल क्या लिख दूंगा, ओवरऑल हम इसको क्या लिख सकते हैं, aij, और ये हो जाएगा m क्रॉस n, where i belongs i between 1 to n and j between 1 to n। तो ये जो फॉर्मेट है इसी को हम कहते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स ये हम कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आते हैं, ठीक है। उसमें सबसे फर्स्ट है व्हाट इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हम देखते हैं, रो मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, वन रो, ठीक है। एनी मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रोज देन इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लिखें तो A मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम 1 2 and 3, देयर वन रो एंड 3 कॉलम्स, देन इट इज क्या है, वन रो मैट्रिक्स हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पर रो कितनी है, ओनली 1, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एनी मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम देन इट इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। एग्जांपल अगर लिखें तो ये हो जाएगा आपका A 1 2 and 3, there is 3 rows and 1 column, then it is column matrix। नेक्स्ट आपका टाइप आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो एनी मैट्रिक्स देयर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने नंबर ऑफ रोज को क्या कहा था, m, और नंबर ऑफ कॉलम को क्या लिया था, n, तो m नॉट इक्वल टू n होगा तो हम कहेंगे उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप आपका आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और एग्जांपल लिख लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। एग्जांपल जैसे क्या हो गया, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से मैट्रिक्स लिखा। इसमें बोलो नंबर ऑफ रोज क्या है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गए 3, 2 not equal to 3, m not equal to n, then it is called a rectangular matrix। This matrix is rectangular matrix। Next आपका टाइप आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, what is square matrix, m equal to n, number of rows is equal to number of column, number of rows is equal to number of column। अगर किसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर हम एग्जांपल लिखें तो बहुत सिंपली A इज इक्वल टू लिख लेते हैं
1 2 3 and 4 there is 2 row and 2 column then it is square matrix। एक और एग्जांपल लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 rows and 3 column देने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है m क्रॉस n, m इज इक्वल टू n है, देन इसका ऑर्डर जो होगा उसको हम m क्रॉस m भी कह सकते हैं, m क्रॉस m भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही होने वाले हैं। ठीक, तो उस चीज को कुछ नोट करके हम लिखते हैं क्या कि अगर ये दोनों सेम ही होने वाले हैं तो हम इन दोनों को दो बातें नहीं लिख के m क्रॉस m नहीं कह के हम रीडिंग कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे, तो हम उसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से तो दोनों सेम ही होंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इस तरीके से हम रीड कर देते हैं। इसको क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ओवरऑल हम कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इस तरीके से शो कर देंगे। ठीक, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जो हम सीखेंगे कि जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखो यहाँ पर हमने लिखा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और ये लिखा है हमने स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में एक बार हम देखते हैं कि यहाँ पर डायगोनल को आप शो देख सकते हो, ये डायगोनल हो गई, ये भी क्या हो गई डायगोनल, इसमें भी आप डायगोनल को रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन इसमें डायगोनल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो डायगोनल कब एग्जिस्ट हो पाएगी, तो डायगोनल एग्जिस्ट तभी होगी जब वो क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जब वो क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक, अब डायगोनल भी दो तरीके से हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एक डायगोनल आपकी ये वाली और दूसरी डायगोनल ये वाली हो रही है, ठीक है, इसमें भी ये और ये हो रही है। तो हम हमारे पास जो सेकंड डायगोनल है, दोनों डायगोनल है, उसमें से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल किसको कहेंगे, तो एनी डायगोनल इन दोनों में से वो डायगोनल जिसमें i इज इक्वल टू j होगा, उनकी जो लोकेशन है एलिमेंट की उसमें i इज इक्वल टू क्या होगा j होगा। फॉर जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं तो इस मैट्रिक्स को मैं पोजीशन लोकेशन के हिसाब से डिनोट करूं तो आप क्या डिनोट करेंगे 1 1 a12 a21 एंड a22, इस तरीके से हम लोकेशन शो करेंगे। a11 की वैल्यू 1 हो गई, a12 की वैल्यू 2 हो गई और इस तरीके से डिनोट होने वाला है। इसमें ये 1 अगर a11 की बात करूं तो फर्स्ट 1 किसको शो कर रहा है i को, और सेकंड 1 किसको शो कर रहा है j को, तो aij हमने फॉर्मेट देखा aij फर्स्ट रो और सेकंड किसको शो करेगा कॉलम को शो करेगा। ठीक, तो यहाँ पर i इज इक्वल टू j वाली जो लोकेशन है वो वाला जो डायगोनल है वो आपका फिर क्या कहलाएगा प्रिंसिपल डायगोनल। देख लो यहाँ पर a11 a22, तो a11 हो गया 1 और a22 हो गया आपका 4, तो इसको हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो किस तरीके से होते हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल पहली बात तो डायगोनल होगी किसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में, और वो प्रिंसिपल डायगोनल कौन सी होगी, तो a11 a12 a22 a33 and so ai। ठीक है, या फिर am भी कह सकते हो। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये जिस डायगोनल पर होंगे उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, और ये नंबर्स जो हैं जो कि इस डायगोनल में आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर कौन आ रहा है 1 and 4, दिस डायगोनल इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल एंड 1 and 4 इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप आपका है कि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स देख लिया, कुछ ऐसे मैट्रिक्स ऐसे टाइप भी हैं जो कंप्लीटली डिपेंड है स्क्वायर मैट्रिक्स पे, कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो वो उन मैट्रिक्स के होने का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो उन मैट्रिक्स को हम देखते हैं, उनमें सबसे फर्स्ट आता है वो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स फर्स्ट जो आता है वो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने अभी देखा डायगोनल मैट्रिक्स, देखते हैं नेक्स्ट। क्योंकि अब जो मैट्रिक्स आ रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे कंप्लीटली डिपेंड है, तो इनको हम ये भी कह सकते हैं केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। उसमें सबसे फर्स्ट अगर हम लिखें तो डायगोनल मैट्रिक्स हम लिखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हम कहने वाले हैं। डायगोनल मैट्रिक्स
तो डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने कहा कि क्या है, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ओनली प्रिंसिपल डायगोनल जो है, ठीक है, ओनली प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो aij वो पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और उसमें प्रिंसिपल डायगोनल जो होते हैं उसमें उसकी लोकेशन में क्या होता है, i = j। तो i = j वाली जो लोकेशन है उसमें तो एलिमेंट आएंगे, वैल्यूज आएंगी, ठीक है। लेकिन बाकी सारी वो लोकेशन जहां पर i ≠ j हो रहा था उन लोकेशन पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं लिखूं ए मैट्रिक्स, मैंने एग्जांपल के लिए लिखा। अब मुझे बताओ कि ये a11 पोजीशन है, a22 पोजीशन है और ये a33 पोजीशन है। इन पोजीशन पर वैल्यूज आएगी, उन पोजीशन पर वैल्यूज आएगी और इसके अलावा जो भी पोजीशन थे वहां पर रिजल्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये लोकेशन ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो। केवल प्रिंसिपल डायगोनल जो कि हमने शो करी थी अभी, उस डायगोनल के एलिमेंट होंगे, वहां पर रिजल्ट जीरो नहीं होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका है स्केलर मैट्रिक्स। ये भी स्केलर मैट्रिक्स ये भी सिमिलर ही है। तो ये भी सबसे पहले क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और अगर हम एक स्केलर कंसीडर करें कि एक स्केलर वैल्यू k है, तो स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो ये भी सेम ही है कि अगर aij अगर किसी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है तो यहां पर भी वही दोनों बातें हैं कि i = j होगा या i ≠ j होगा। i = j कौन सी लोकेशन को शो करता है, प्रिंसिपल डायगोनल वाली जो लोकेशन है उसको शो करता है। तो i = j वाली जो प्रिंसिपल डायगोनल है वहां के एलिमेंट सारे फिक्स हो जाएंगे। तो अब यहां पर डिफरेंट 1 2 3 आ रहा है, लेकिन स्केलर वैल्यू यानी कि k वैल्यू फिक्स हो जाएगी और उसके अलावा जो है एक्स्ट्रा एलिमेंट वो सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अगर इसका एग्जांपल देखें तो देखो क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स हमने लिखा जिसमें क्या कहा 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर इसमें प्रिंसिपल डायगोनल की बात करें तो ये वैल्यू k हो जाएगी, ये k और दिस k, अदर एलिमेंट विल बी जीरो, ठीक है। तो अब इसको इस तरीके का जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट टाइप जो है आपका वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स भी वर्ड यूज किया जाता है। ये भी सेम है आपका, ये भी बिल्कुल सेम है कि aij ही होगा, aij, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी वर्ड आ रहा है तो aij की वैल्यू में जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी वैल्यू सेम होगी तो कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन वो सेम वैल्यू 1 हो जाए, तो हम उसको कहेंगे आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। जैसे i = j लोकेशन जो है वो किसको शो करती है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को, ठीक है। तो उस टाइम प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट क्या आएगा, 1, और अदर सारी वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके एग्जांपल अगर बनाए तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा रफ कर देते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरीके से हो गया। अब इसको मैं लिखूं तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 होंगे और अदर एलिमेंट 0 होंगे। और मैं ठीक है, ये बना दिया मैंने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना दिया। ये कौन सी लोकेशन है, a11 a12 हो गई, ये a21 हो गई और ये a22 हो गई, ठीक। इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो ये वाला पार्ट है और ये अदर एलिमेंट हो गए, ठीक। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, 1 और 1 हो जाएंगे और अदर सारे क्या हो जाएंगे, 0। तो इस तरीके का जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अगर ये 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है, एक और बना लेते हैं। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का बनता है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का बनता है तो क्या लिखेंगे, देखो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 एंड 1 ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे,
0 हो जाएंगे। तो ये भी क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से, कैपिटल I से डिनोट करते हैं, और सेकंड ऑर्डर का है तो उसको क्या लिखेंगे 2, थर्ड ऑर्डर का है तो क्या लिखेंगे उसको 3, n ऑर्डर का है, n ऑर्डर का तो उसको लिखेंगे IN, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इस तरीके से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आपका जो आता है उसको कहते हैं हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को देखते हैं हम। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वर्ड जो आ रहा है उसमें अगर ध्यान से देखें तो ट्रायंगल वर्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल का रोल होगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए भी इसमें भी डायगोनल का ही यूज होने वाला है। डायगोनल कहीं ना कहीं प्रिंसिपल डायगोनल का यूज होने वाला है। ठीक है, और ये डायगोनल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर डायगोनल है तो अभी कहा डायगोनल एग्जिस्ट किसमें कर पाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो ट्रायंगुलर होने के लिए भी, किसी मैट्रिक्स के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए भी उसको क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अपन बना लेते हैं, जैसे मैंने बना दिया एक 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बना लिया, 3x3 ऑर्डर का, और उसके एलिमेंट कैसे होते हैं हमको ऑलरेडी पता है। इनकी लोकेशन लिख लेते हैं 1 2 और 1 3। ये हो गया 2 1 2 2 2 3, ये 2 3 1 3 2 एंड 3 3। इस तरीके से आपके हो गया। अब इसमें ट्रायंगल बना है, और ट्रायंगल कैसे बनाना है आपको? प्रिंसिपल डायगोनल को लेते हुए, प्रिंसिपल डायगोनल का यूज करते हुए आपको क्या बनाना है? ट्रायंगल बनाना है। तो हम यहां से एक ट्रायंगल इस तरीके से शो कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये एक ट्रायंगल बन सकता है, और वही ट्रायंगल नीचे की तरफ भी बन सकता है। तो उसको भी हम बना देते हैं। ए को वापस लिख लेता हूं मैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस तरीके से हम बनाते हैं, इस तरीके से इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल कुछ इस तरीके से प्रिंसिपल डायगोनल को लेते हुए ये हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से प्रिंसिपल डायगोनल के साथ ट्रायंगल बन सकता है, एक अपर साइड में और एक लोअर साइड में। ठीक है, तो अगर आपका ये अपर साइड का ट्रायंगल बना रहे हो तो यहाँ के जो नीचे के एलिमेंट है उनको आपको जीरो करना पड़ेगा। किसी मैट्रिक्स में अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 6 और ये एलिमेंट क्या हो रहे हैं? जीरो हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल आपका बन रहा है इस तरीके से। तो इसका ये अपर साइड में ट्रायंगुलर बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, या फिर यही चीज यहाँ पर हो जाए कि इस तरीके से कि 1 2 3 4 5 6 0 0 एंड 0 इस तरीके से एक मैट्रिक्स बन रहा है जिसमें ये ट्रायंगल बन रहा है। देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो हम दो तरीके से ट्रायंगल बना सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि अपर साइड में ट्रायंगल बनेगा तो यहाँ के एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, और लोअर साइड यानी नीचे की ओर ट्रायंगल बनेगा तो ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे? फिर इन दोनों को ही क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देख रहे हैं हम कि टू टाइप से ये डिनोट हो पा रहा है, टू टाइप में ये डिवाइड हो पा रहा है। इसका मतलब हम इसको टू टाइप में डिवाइड कर लेते हैं और टू डिफरेंट इनके नाम दे देते हैं। तो इसका नाम, तो ये अपर साइड में ट्रायंगल बन रहा है तो इसको हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इस तरीके से अगर बनेगा तो उसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? एक ट्रायंगल बनना चाहिए जिसमें डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल कंटेन हो रही है, तो वो टू टाइप से हो सकता है, अपर और लोअर। तो इसको कहेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसको क्या कहेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट पर देखते हैं हम इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं? ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। टू मैट्रिक्स हमको देखना है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, हमको देखना
लिखना है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी टू मैट्रिक्स ए और दूसरा मैट्रिक्स ए बी, ये दोनों इक्वल कब हो पाएंगे? तो इसके लिए दो पॉइंट आपके सामने आने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम। और सेकंड पॉइंट है देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। फर्स्ट है देयर ऑर्डर शुड बी इक्वल, सेकंड है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, कि उनकी लोकेशन वाले जो एलिमेंट है आमने सामने के दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ही लिखते हैं, जैसे हमने कहा कि ए जो मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4 है, और सेकंड जो बी मैट्रिक्स है वो भी इस तरीके से, ठीक। इसका ऑर्डर क्या है बोलो? 2 क्रॉस 2 है, और इसका ऑर्डर भी हो गया आपका 2 क्रॉस 2 ही होगा, ठीक। और उनके अंदर के आपको एलिमेंट फर्स्ट क्या देखना है? सेम ऑर्डर, सेकंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फर्स्ट सेम ऑर्डर है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखा तो ये लोकेशन कौन सी थी? A11 वाली जो लोकेशन पे वो वैल्यू क्या है? 1, और यहाँ A11 वाली लोकेशन पे वैल्यू क्या है? 1 है। तो 2 2 3 3 4 4 इस तरह के सारे इक्वल हैं, इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? A इक्वल टू B। दोनों मैट्रिक्स इक्वल ही हैं। वैसे कोई कहेगा कि ये और ये दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं, लेकिन इसका यूज आपके क्वेश्चन करने में होने वाला है, और वो कैसे होने वाला है वो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या देखा? सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि x plus y 4 2 x minus y is equal to 2 3 5 6, इस तरीके से दे, और यहाँ पर देख लेते हैं 4 और ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है और इक्वल लगाया हुआ है, यानी कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो और देन फाइंड x एंड y, क्या फाइंड करना है आपको? x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं तो हमको इक्वलिटी की कंडीशन पता होनी चाहिए। क्या कहते हैं इक्वलिटी की कंडीशन? करस्पॉन्डिंग एंड सेम ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी x plus y इक्वल टू क्या होने वाला है? 2। 4 इक्वल टू 4 ऑलरेडी है, 2 इक्वल टू 2 ऑलरेडी है, तो x minus y इक्वल टू क्या होगा? 6 होगा। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, तो हमको पता चला कि x plus y की वैल्यू होगी 2 और x minus y इक्वल टू हो गया आपका 6, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो हम x और y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x is equal to 8 and x is equal to 4x वैल्यू होगी, ठीक। नेक्स्ट अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमको मिलेगा 2y is equal to -4 and y is equal to -2। तो बहुत इजी से हमको x और y की वैल्यू यहाँ पर मिल गई मैट्रिक्स से, कि अगर हमें इक्वलिटी का कांसेप्ट पता है सेम ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। तो आज हमने मैट्रिक्स की 3.1 एक्सरसाइज तक का सारा कांसेप्ट हमने बहुत ही अच्छे से सीख लिया है, ठीक है, इस वीडियो में। और कुछ अभी बाहरी अगर आपको वॉइस की क्लैरिटी में प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो नेक्स्ट वीडियो से बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अभी इस वीडियो के लिए इसको इग्नोर करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो या हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।